नमस्कार मित्रों, आपका अपनी देव एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम आपको आज हिंदी की क्लास में दूसरी क्लास हम लोगों की है। इससे पहले हमने वर्णमाला पढ़ाने का प्रयास किया, 5-7 मिनट का वीडियो हम लोगों ने बनाया। आज उसी चीज़ को एक बार दोबारा से हम लोग प्रैक्टिस समझिए, आप प्रैक्टिस के बेस पे कर रहे हैं। हिंदी वर्णमाला की विधिवत जानकारी के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। आपका यूपीपी री एग्जाम जो होने वाला है, यूपीपी री एग्जाम के लिए ये ऐसा टॉपिक है जो आपको दो प्रश्न ऑलरेडी दे के जाएगा। 2 प्रश्न मतलब कि 4 नंबर का काम आपके लिए है और ये निर्णायक भूमिका में रहता है। और हमेशा से परीक्षाओं के लिए वर्णमाला ऐसा टॉपिक है जो आपको प्रश्न देगा तो देगा। ये इस टॉपिक के साथ कोई छेड़खानी नहीं। ये 2 प्रश्न श्योर है, 2 से 3 हो सकता है लेकिन 1 नहीं हो सकता। हर पेपर में 1-2 नंबर का ये आने वाला है, चाहे जो पेपर देंगे आप। यूपीपी री एग्जाम, खास करके ये यूपीपी री एग्जाम के लिए हम लोग रिवीजन बेस चला रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी व्याकरण की। हिंदी व्याकरण की अगर हम लोग बात करना शुरू करते हैं तो हमें ये जानना चाहिए कि पहली चीज तो व्याकरण किसे कहते हैं, दूसरी चीज हिंदी क्या है। तो हिंदी व्याकरण में आपकी परीक्षाओं में एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है बार बार और लगभग हर परीक्षा में कि हिंदी जो है वो किस भाषा का शब्द है। याद रखना दोस्तों, हिंदी के लिए प्रश्न ये बनता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो हिंदी पहला प्रश्न बना आपका फारसी भाषा का शब्द है। खतरनाक प्रश्न है, हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। और हिंदी, हाँ एक प्रश्न यही वर्तनी में और बन जाता है कि हिंदी शुद्ध लिखा कैसे जाता है। हिंदी शुद्ध लिखा इस लैंग्वेज में जाता है जो हमने लिखा है, फारसी भाषा का शब्द है। और लिंग की दृष्टि से हिंदी कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। लिंग की दृष्टि से हिंदी कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। और विकार की दृष्टि से हिंदी कैसा शब्द है? एक विशेषण शब्द है। विकार की दृष्टि से हिंदी कैसा शब्द है? एक विशेषण शब्द है। विकार की दृष्टि से हिंदी एक विशेषण शब्द है। 3 प्रश्न आपका तैयार हुआ। हिंदी लेते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? जिस विधा से किसी भाषा के बोलने, जिस विधा से किसी भाषा के बोलने या लिखने का ज्ञान होता है उसे हम क्या बोलते हैं? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के लिए हमने ये कहा कि जिस विधा से किसी भाषा के बोलने, लिखने का बोध होता है, उसी को आप क्या कह देते हो? व्याकरण कहते हो। फिर बात यहाँ पर आती है कि हिंदी व्याकरण के कितने अंग हैं, हिंदी व्याकरण को कितने पार्टों में बांटा गया है। हिंदी व्याकरण को 4 कंडीशनों में बांटा गया है। एक को इसी में पहली कंडीशन आपकी चलती है वर्ण विचार। इसी में पहली कंडीशन चलती है क्या? वर्ण विचार। वर्ण विचार की हम बात करते हैं। और दूसरा चलता है शब्द विचार। दूसरी कंडीशन इसमें चलती है शब्द विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार, दूसरी कंडीशन क्या है? शब्द विचार। और तीसरी कंडीशन इसमें चलती है वाक्य विचार। तीसरी कंडीशन वाक्य विचार। और चौथी कंडीशन इसमें चलेगी छंद विचार। छंद विचार, चौथी कंडीशन क्या चलेगी? छंद विचार। हाँ, ये जो आपसे प्रश्न बनेगा, हिंदी भाषा के व्याकरण के कितने अंग हैं। हिंदी भाषा व्याकरण के अंग की बात करेगा, व्याकरण के अंग की बात करेगा तो व्याकरण के 4 अंग हैं। हिंदी भाषा व्याकरण के कितने अंग हैं? 4 अंग हैं। इन्हीं 4 अंगों की चर्चा करता है कि हिंदी व्याकरण के कितने अंग हैं? 4 अंग हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और छंद विचार। जो हम लोग वर्ण विचार की बात करते हैं, इसी से क्या बना है? वर्णमाला। वर्णमाला का निर्धारण किससे होता है? वर्ण विचार वाले से वर्णमाला का निर्धारण होता है। अब वर्णमाला को हम लोगों ने कल थोड़ा सा देखा था, इसको आप पीछे वाले वीडियो में देख लेना कि वर्णमाला को हमने क्या पढ़ा था। थोड़ा सा हम बता देते हैं यहीं पे। वर्णमाला, वर्णमाला, वर्णमाला को कल हमने समझाया। वर्णमाला में पहला प्रश्न यही बनता है कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। और कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44 होती है। कामता प्रसाद के अनुसार 44।
और जो वर्णमाला को आप बात करते हैं कितने भागों में हम बांटते हैं, तो वर्णमाला को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक को हम कहते हैं स्वर और दूसरे को हम क्या कहते हैं, व्यंजन। एक को हम कहते हैं स्वर और दूसरे को हम कहते हैं व्यंजन। अगर स्वर की बात करते हैं तो स्वर आपसे कल भी चर्चा हुई थी, स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 33 है। स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 33 है। फिर स्वर के प्रकार और व्यंजन के प्रकार हम लोगों ने कल ही वीडियो में देख लिया था कि स्वर कितने प्रकार के हैं, ह्रस्व स्वर कौन से हैं, दीर्घ स्वर कौन से हैं, व्यंजन में स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं और संयुक्त व्यंजन, इन सब की चर्चा हम लोगों ने कल ही कर ली थी। हम लोग आज शुरू करेंगे आगे इसी क्रम में वर्णों का, जो वर्णमाला होती है, जो स्वर होते हैं, स्वरों का वर्गीकरण। पहला प्रश्न यहां से बनता है कि स्वरों के वर्गीकरण की हम बात करेंगे। चलिए ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। हम लोग बात करते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों के वर्गीकरण से कई तरह के प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न यही बनता है कि मात्रा के आधार पे या मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। मात्रा की बात करेगा तो मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर की बात करेगा तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 स्वर प्रकार के कौन से हैं, जिसको आप एक कहते हो कि ह्रस्व स्वर, दूसरे को आप कहते हो दीर्घ स्वर और तीसरे को आप कहते हो प्लुत स्वर। जो ह्रस्व स्वर होते हैं वो आपके छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, और प्लुत में जो जिन वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक का समय लगता है उसको हम प्लुत कहते हैं। जो ह्रस्व स्वर होते हैं वो लघु मात्रा वाले होते हैं, एक मात्रिक, और दीर्घ स्वर जिनको आप गुरु मात्रा के लिए प्रयोग करते हो 2 मात्रा। इसका संकेत ये होता है और इसका संकेत एस की तरह यानी 2 मात्रा का प्रयोग होता है। एक प्रश्न बनता है उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर अगर हम बात करेंगे स्वर 2 प्रकार के होते हैं। जो आप पीछे स्वरों का वर्गीकरण पढ़े हो, उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, जिसको आप कहते हो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की कंडीशन में आप इसको लिख सकते हो ह्रस्व स्वर, और संधि स्वर की बात करते हैं हम, संधि स्वर। जो ह्रस्व स्वर होते हैं वो आप समझते हो 4 होते हैं, जो दीर्घ स्वर होते हैं वो 7 होते हैं। ये जो दीर्घ स्वर हैं इनमें 2 तरह की कंडीशन होती है। दीर्घ स्वर में 2 तरह की कंडीशन होती है। एक को हम मूल दीर्घ कहते हैं, मूल दीर्घ, एक को हम संयुक्त दीर्घ कहते हैं, संयुक्त दीर्घ। संयुक्त व्यंजन आपने पढ़ा है, संयुक्त, ये स्वर की बात हो रही है। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, लेकिन संयुक्त स्वर भी कितने हो रहे हैं, 4 हैं। ये दीर्घ में, मूल दीर्घ में क्या क्या आएगा, बड़ा आ जाएगा, बड़ी ई आ जाएगा और बड़ा ऊ आ जाएगा। और संयुक्त में क्या आता है, ए, ओ और औ। जो ए बना है, आ से ई मिलेगा तो ए बन जाएगा, आ से ई, चाहे पहले बड़ा आ हो या बाद में बड़ा आ हो, पहले छोटा हो बाद में छोटा हो, कंडीशन ये नहीं, बस आ से ई का मेल बनेगा तो ए बनेगा। और आ से अगर ए का मेल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ए बनेगा। चाहे ए मिले चाहे ए मिले, बनेगा आपका ए ही, ए मात्रा के तौर पे ए ऐसे लगेगा। आ से ऊ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। और आ से ओ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। आ से ओ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। यानी संयुक्त स्वर आपके कितने हैं, 4 हैं, ए, ओ, औ। और कल हम लोगों ने चर्चा किया था संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 4, छ, त्रंग, ज्ञा और स्रा। फिर इसके अलावा एक प्रश्न बनता है, ये 2 कंडीशन हो गई।
मात्रा उच्चारण काल के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे। अगली कंडीशन हम लोग देख रहे हैं। अगली कंडीशन है नाक एवं मुख से निकली हवा के आधार पर, नाक एवं मुंह से निकली हवा के आधार पर, यहां पर कंडीशन दो चलेगी। एक को हम बोल देते हैं क्या, मौखिक यानी निरानुनासिक स्वर, इसको हम बोल देते हैं मौखिक स्वर। इसी के लिए निरानुनासिक का प्रयोग होता है, निरानुनासिक स्वर, मौखिक एवं निरानुनासिक स्वर, मौखिक एवं निरानुनासिक स्वर। और एक में होता है अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर। निरानुनासिक स्वर का मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में केवल मुख का प्रयोग होगा, यानी नाक के बल पर प्रयोग नहीं किया जाएगा, उसको हम मौखिक स्वर कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं आ, ये आ है। और अनुनासिक में जैसे हम आ के उच्चारण में आ शब्द का प्रयोग करते हैं, ये हो जाता है क्या, आ। ये हो गया अनुनासिक और ये हो गया निरानुनासिक स्वर। ये दो कंडीशन यहाँ पे। हाँ, यहीं पर एक आप कंफ्यूज होते हैं, अनुस्वार क्या होता है। तो जो अनुस्वार होता है, अनुस्वार के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं, बल्कि अनुस्वार ये होता है। अनुस्वार, अनुस्वार का उच्चारण स्थान एक बार ही पूछता है पेपर में, तो इसका विकल्प सही हुआ था नासिका मात्र। याद कर लेना, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है, नासिका मात्र। जैसे आप उच्चारण के तौर पे लिखें अंग, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका मात्र। ये पिछली बार प्रश्न में पूछा गया था, पेपर में आया था आपका कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है। हाँ, और यहीं फिर और देख लो, जैसे विसर्ग की बात कर दे, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका मात्र और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ। इसको आप क्या बोलते हो, अनुनासिक को, इसको आप जो इस तरह का प्रयोग होता है, इसको आप चंद्र बिंदु भी बोल देते हो। क्या बोलते हो, चंद्र बिंदु। ये आपका चंद्र बिंदु है, ये सिर्फ आपका बिंदी है जिसको आप अनुस्वार बोलते हो। चलिए ठीक, हाँ। अगली कंडीशन होती है, एक प्रश्न बना था कि घोषत्व के आधार पे स्वर, घोषत्व के आधार पे स्वर, घोषत्व के आधार पर स्वर के प्रकार। घोषत्व के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो घोषत्व के आधार पर स्वर एक प्रकार का होता है। सभी स्वर सघोष हैं, सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। बस हो गया, सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। और प्राणत्व के आधार पर अगर हम बात करते हैं स्वरों की, प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर सभी स्वर आपके हो जाएंगे अल्प प्राण। प्राणत्व के आधार पे आपके सभी स्वर क्या हो जाएंगे, अल्प प्राण। तो प्राणत्व के आधार पे स्वर और घोषत्व के आधार पे, प्राणत्व के आधार पे अल्प प्राण और घोषत्व के आधार पे सभी स्वर सघोष होते हैं। यहां आपका स्वरों का वर्गीकरण समाप्त होता है। अब हम लोग थोड़ा सा व्यंजनों के वर्गीकरण की बात करते हैं। व्यंजनों के वर्गीकरण में व्यंजन की कल हम लोगों ने पूरी चर्चा कर ली थी। हर्ष व्यंजन में स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, इन सारे व्यंजनों की चर्चा हो गई थी। व्यंजनों का वर्गीकरण हम लोगों को देख लेना है। व्यंजनों के वर्गीकरण में अगर हम बात करते हैं, व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों के वर्गीकरण में पहली कंडीशन बनती है प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पे, प्राणत्व के आधार पे व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, दो। एक को हम कह देते हैं क्या, अल्प प्राण, एक को कह देते हैं महाप्राण। अल्प प्राण, दूसरे को हम क्या कहते हैं,
महाप्राण। अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण के लिए होता है कि प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण, 1 3 5, और क्या अंतस्थ वर्ण। क्या होता है अंतस्थ। अंतस्थ के लिए क्या होता है या रा ला वा, या रा ला वा, ये आपके क्या है अल्प प्राण है। और महाप्राण के लिए प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण, चौथा वर्ण, और क्या ऊष्म व्यंजन यानी शा शा सा हा। हो गया, बस इतना ही है अल्प प्राण। ये 1 3 5 का मतलब समझिए, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ग होते हैं 5 वर्ग होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ग होते हैं 5। जैसे 5 वर्ग कौन कौन से हैं, का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। क वर्ग का मतलब क्या है का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा इया। तो का वाली लाइन, चा वाली लाइन, का चा टा ता पा, और उसके बाद ग वाली यानी तीसरे वर्ण वाली लाइन, और अंगा इया अड़ा नामा, यही आपका हो जाएगा अल्प प्राण। दूसरी वाली लाइन और चौथी वाली लाइन आपकी क्या हो जाएगी महाप्राण। इसके बाद अगला प्रश्न बनता है घोषत्व के आधार पर व्यंजन के प्रकार। घोषत्व के आधार पे व्यंजन के प्रकार। घोषत्व के आधार पे व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम बोलते हैं क्या अघोष, एक को हम क्या बोलते हैं अघोष, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं सघोष। एक को हम बोलते हैं अघोष, दूसरे को हम क्या बोलते हैं सघोष। अघोष की हम बात करेंगे तो प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण तथा तीनों सा, शा सा शा, तीनों शा, ये आपके क्या हो गए अघोष, है ना। और उसके अलावा जो बच रहा है प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, या रा ला वा और हा। ध्यान देना शाखा शा, हा इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा सघोष। सघोष ही घोष है, सघोष ही क्या है घोष है। ठीक है मित्रों, आज आपका ये टॉपिक खत्म हो गया है। वर्णमाला का हमने देख लिया। एक टॉपिक, एक 5 मिनट का वीडियो और लगेगा। शब्दकोशीय वर्णमाला की चर्चा हम लोग आपसे कल करेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।